जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। मैं आज आप लोगों को अम्ल, क्षारक एवं लवण विज्ञान क्लास 10th की एसिड, वेट्स एंड सॉल्ट्स, मतलब सबसे पहले आप ये जानो कि अम्ल, क्षारक और लवण, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, कैसे पहचानोगे अम्ल है? तो इसके दो हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। और अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है कि लाल को नीला करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। दूसरी पहचान हो गई, लिटमस को लाल कर देता है। बस ये पहचान हो गया है ना। ठीक है। अब जैसे क्षारक की बात की जाए, क्षारक, क्षार, तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? कसैला। कैसा होगा? कसैला। और ये क्या करता है लिटमस को? ये लाल लिटमस को नीला करता है। नीला कर देता है। ठीक है। अब कुल मिला के ठीक है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। मतलब प्राकृतिक सूचक मतलब नेचुरल है। क्या है? नेचुरल सूचक है ना। प्राकृतिक सूचक है। जैसे हल्दी, हल्दी भी एक सूचक है। जैसे हल्दी को आप साबुन में मिलाओ, लगाओ, लाल हो जाएगी, है ना। तो अब क्रिया करके वो बता सकता है कि ये अम्ल है साबुन में कि क्षार है। ठीक है। तो इस तरह की हमको जो है प्राकृतिक पदार्थ भी प्राप्त हुए हैं, है ना। और जब अगर देखो, लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारी होता है, तथा यह बैगनी रंग का होता है। किसका? ये एक और है यहाँ। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकलता है। एक नंबर में ये भी आ सकता है, पूछ सकता है ना, है ना। तो इसको आप लोगों को अच्छे से ढंग से देखना है। अब कुछ देखिए, कुछ सूत्र हैं। इन सूत्रों को आप लोगों को याद करना है और पढ़ने का तरीका देखिए। जैसे मान लीजिए लिखा है H2SO4, H2SO4, कुछ चीजें जो है जैसे अम्ल में चली जाएंगी तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब लेकिन अगर BaSO4 लिखा है तो इसको बेरियम सल्फ्यूरिक अम्ल मत पढ़ना, है ना। कुछ चीजें हाइड्रोजन के साथ, जैसे HCl, HCl भी है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है। लेकिन इनकी अम्ल की एक सूची है। लेकिन एक चीज आप समझो, ये SO4 जहां कहीं भी जुड़ेगा उसको क्या पढ़ेंगे? सल्फेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सल्फेट, बेरियम सल्फेट। अगर जैसे के साथ मैं अभी जोड़ना मात्र सिखा रहा हूं आपको, K2SO4 होता है वैसे तो KSO4। अगर मान लो ऐसा K और SO4 का मतलब कॉम्बिनेशन है तो पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। जैसे मैग्नीशियम SO4, मतलब आप लोग सूत्र पढ़ना है, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, है ना। तो ऐसा जैसे मान लो कि अभी लिखा हो CaOH, तो OH जहां कहीं भी जुड़ेगा तो उसका हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। मतलब इनको ऐसा पढ़ना है जैसा मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे देखो
CO2। इसे O2 जहां जुड़े उसको क्या पढ़ोगे, डाई। कार्बन डाई और 2 वाले को ऑक्साइड पढ़ते हैं। अगर ऑक्सीजन 2 जुड़ा हो तो आप जान लो कि हमको इसको ऑक्साइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ऑक्साइड, कहीं भी। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड हुआ तो ये क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब डाई मतलब 2, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ठीक है, ट्रेटा मतलब 4, ट्रेटा मतलब 4। जिसो रहता है ना सोडियम बाई कार्बोनेट, हाँ ठीक है, समझ गए ना। जहां O2 बस जुड़ा हो उसको डाई ऑक्साइड पढ़ना है, और उसके पहले जो है कार्बन लिखा हो या सल्फर लिखा हो जो भी, तो उसको जोड़ दो, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, समझ गए। इस तरह O2 वाले को पढ़ लेना। अब OH का समझ में आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH। OH जहां कहीं जुड़ेगा ये हाइड्रोक्साइड देगा। क्या देगा, हाइड्रा ऑक्साइड। Na को कहते हैं सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले सूत्र पढ़ना सीखते हैं, है ना। अब इसे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब ये CO3 कहीं भी होगा कार्बोनेट ही पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, कार्बोनेट। CO3 मतलब इसको कार्बोनेट पढ़ना है। कुछ ऐसी मतलब विशेष इनकी पहचान है, कार्बोनेट, ठीक है। तो जैसे अब Cl, NaCl, तो ये सोडियम क्लोराइड है। Cl2 भी इसमें देखो, Cl और Cl2 में दोनों में एक कंबाइन रहता है, दोनों को क्लोराइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्लोराइड। जैसे मान लो हमने लिखा MgCl2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। जरूरी नहीं है कि इसके साथ Cl लिखा जाए, वो तो मतलब उसकी वैलेंसी है, संयोजकता है, इसमें जुड़ती है, वो अलग बात है, वो भी सिखाऊंगा। बाकी MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, तो Cl क्लोराइड होता है, Cl2 भी क्लोराइड होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अब जिसे देखो NH4, अब बात समझना, NH4, N और H का कॉम्बिनेशन अमोनिया ग्रुप की तरफ इंडिकेट करता है। क्या, अमोनिया ग्रुप की तरफ, मतलब जितने सूत्र बनेंगे NH3 अमोनिया, NH4 वो भी अमोनिया का होगा। मतलब ये याद कर लो कि NH4 ये अमोनियम हो जाएगा, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, बोल लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए बात को। तो इस तरह पहले हम लोग सूत्र पढ़ना सीखे। मैंने पीरियोडिक टेबल बताया है, SPDF ब्लॉक, आप लोग उसको देखो तो आप लोगों से बनने लगेगा, है ना। तो समझ गए ना, जो मैं तरीका बताया कि इसको ऐसा ऐसा पढ़ लेना है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कुछ चीजें देखें, कुछ चीजें इसमें नहीं आएंगी, जैसे HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। यानी कि इसको अब ये दिमाग लगाना कि कार्बोनेट है तो ये नार्बोनेट होगा, यन लिखा तो ऐसा नहीं, इसका नाम नाइट्रिक अम्ल है, ठीक। मतलब कुछ चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, कुछ याद हो जाएंगी, ठीक है, कुछ हम मतलब उसमें से पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और आता है आपके इसमें, पीएच मान, पीएच मान। तो पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये पीएच एक स्केल है, एक मापन है। क्या है, एक मापन प्रक्रिया, किसका, अम्ल क्षार को वर्णन करेगी। इसने लेवल बनाया कि 7 से लेके 14 तक क्या अंक निर्धारित किया, 7 और
14, अगर 7 से 14 की तरफ जाता है आगे की तरफ तो यहाँ क्षार कहलाएगा, क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा इंग्लिश में। और 7 से 0 की तरफ अगर आता है तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। समझ गए। पीएच मान, अगर तुमसे कोई कहे कि 0.5 है तो तुम जान जाओ कि एसिड है ना। 7 से जैसे ऊपर जाता है क्या हो जाता है, वो बेस हो जाता है ना। समझ गया। ये शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ना तो वह अम्ल होता ना तो वह क्षार होता। ठीक है। और एक चीज और जान लो, जो शुद्ध जल होगा अशुद्ध जल उसमें करंट नहीं लगता, तो विद्युत धारा का कुचालक होता है, सुचालक नहीं। ठीक, समझ गए। अब ठीक है, अब जैसे मान लो अम्ल और क्षार, समझ गए ना पीएच मान का मतलब। तो जितने 7 से ऊपर होगी सब क्षार, नीचे होंगे तो अम्ल। अब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का मतलब है जैसे जिनकी लेवल 3 से ऊपर हो गई, 3 से 7 की तरफ जाए, 3 से ज्यादा जितना चलते गए वो प्रबल अम्ल में गिने जाएंगे, है ना। और इधर 7 से मान लो 10 तक नॉर्मल है। अब 10 के बाद जैसे गाड़ी इनकी ऊपर चली तो सभी प्रबल क्षार गिने जाएंगे, उन्हीं को पढ़ते हैं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। ठीक है। अब इसके बाद देखो अम्ल और क्षार, समझना बात को, अम्ल और क्षारक जो है मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और पानी, लवण और वही पानी जल। अम्ल प्लस क्षारक गिव्स लवण, है ना। तो कैसे अम्ल और क्षार मिलके आपको क्या देगा, जब अम्ल और क्षार की, ये एक सूत्र है, इसको याद कर लो कि अम्ल और क्षार मिलेंगे तो लवण और जल पैदा होंगे। ठीक है। अब इसके आगे अगर देखो, हाँ उसमें नहीं बताया, 7 अगर किसी का 7 है तो उसको क्या मानोगे, क्या लिखोगे, अम्ल आएगा क्षार आएगा, उसमें क्या उसकी प्रकृति क्या है, उदासीन। क्या है, न्यूट्रलाइट है वो, उदासीन है, जान लेना। जिसका पीएच मान 7 हो उसका क्या होता है। ठीक है। इसमें वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम है, इसलिए अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, ऐसा करना है कुछ। नींबू इसमें दिया है आप लोगों का, जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल, और रक्त का पीएच मान 7.4 है, मतलब हल्का क्षारी है, हल्का बिल्कुल नॉर्मल क्षारी है अम्ल। वो क्या नाम से ब्लड। मिल्क का मैग्नीशियम 10 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 है, मतलब बहुत खतरनाक है क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। समझ गए। तो ये सब चीजें हो गई। अब देखो इसमें क्वेश्चन के रूप में, जैसे मान लो कोई पूछता है आप लोगों से कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभव है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है 1 नंबर में, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान, इसका पीएच मान, अगर लाल लिटमस को नीला करता है तो इसका पीएच मान कितना होगा। मतलब 7 के अंदर होगा कि 7 से ऊपर होगा, है ना। है ना, नीले लिटमस को लाल करना किसका काम है, नीले को लाल करना अम्ल, और लाल को नीला करना क्षार। अब ऑप्शन में देखो ऐसा भी दे सकता है आप लोगों को
2, दूसरा 3, तीसरा 5, फिर चौथा 12 हो। मतलब ये प्रगति आप जानो, इस तरह के क्वेश्चन एक नंबर में पूछ सकता है। मतलब यही जानकारी आपको प्रश्न बना के दे दे, यहाँ लाल की जगह नीला लिख दे, नीला की जगह लाल लिख दे, तो छोटे में चले आना अम्ल की तरफ। ठीक, बिल्कुल दिमाग ऐसा लगाना है ना। जैसे विरंजक एक और है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण किसको बोलते हैं? देखा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 का, CaO यही कहा थे ब्लीचिंग पाउडर, इंग्लिश में क्या कहा थे? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। इसको याद कर लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो मेन है मैं आपको लिखवा देता हूं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है क्या सूत्र क्या होता है? CaSO4 है ना, कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O इंटू 1/2H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी आता है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी आता है। इसको कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम, पढ़ने का तरीका, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है ना, या हेमी हाइड्रेट, इसका नाम है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है समझना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है तो क्या होता है, जो हड्डी टूट जाती जिसमें प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, वो सफेद सफेद लगा रहता है, वो टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान में रखने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सफेद चूर्ण का, है ना। और जो है दूसरा उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। सजावट का सामान एवं सतह को चिकना करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। का अर्ध हाइड्रेट लिखा तो हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ गए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मैंने बताया और लोगों को समझा दिया। अभी इसी तरह विरंजक चूर्ण CaOCl2 है ना, CaOCl2। चलो फिर देखिए। ठीक है, तो देखो विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों को विरंजन के लिए, है ना। ये किताब में दिया है आप लोगों के जिसे ये। फिर कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, है ना। तो ऐसा है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना और आगे की वीडियो में बनाऊंगा फिर पार्ट 2 में। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।